नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है JS तिवारी जी की। इन्होंने जो पूछा है, धनुलग्न में दशमस्थ मंगल वक्री होने पर भी कुल दीपक योग बनाएंगे क्या? धनुलग्न में मंगल कारक ग्रह हैं। देखा जाए तो इस लग्न में वो पंचमेश होते हैं और साथ ही साथ द्वादशेश भी, परंतु दशम में जाकर के बैठे हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। अब मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि 12वें भाव में होती है। फलतः देखा जाए तो ज्योतिष का एक और रूल यहां लागू होता है कि 12वें का स्वामी यदि दशम में बैठा हो तो ये दिवालिया योग भी बनता है। लेकिन पंचमेश होकर के जाकर के, जो कि मूल त्रिकोण राशि मंगल की है, पंचम में है और उसके स्वामी बनकर के दशम में बैठ करके दिग्बली होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग, कुल दीपक योग और वक्री होकर के भी मंगल अपना श्रेष्ठ प्रभाव ही देंगे। फलतः ये कुल दीपक योग अवश्य ही बनेगा। ब्रजेश जी हैं, इन्होंने पूछा है, लग्नेश ही छठे भाव के स्वामी हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि वृश्चिक लग्न में मंगल छठवें भाव मंगल होते हैं अगर मंगल लग्न में है, छठवें भाव के स्वामी होते हैं मंगल अगर लग्न में है। और ठीक ऐसा ही एक और सवाल पीके अस्पाल जी का है। इन्होंने पूछा है, वृष लग्न की कुंडली में छठे भाव के स्वामी शुक्र लग्न में हो तो क्या फल होगा? वो लग्नेश भी हैं। ये सूत्र कई बार मेरे द्वारा बताया हुआ है, पूर्व में आप लोगों को कार्यक्रम में समझाया हुआ है कि लग्नेश को षष्ठ का दोष नहीं होता है, परंतु इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आपके पहले प्रथम सवाल का ये जवाब है कि लग्नेश को षष्ठ का अष्टम का दोष नहीं होता है। इतना आपने समझ लिया, ये आपका प्रश्न था। लेकिन अगर आप ज्योतिष की गहराई में जाएंगे, थोड़ा सा और इसको गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे, तो आप यूं समझ लीजिए कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न की ही। वृश्चिक लग्न में मंगल को सर्वाधिक कारक ग्रह नहीं माना गया है। वृश्चिक लग्न के सर्वाधिक कारक ग्रह चंद्रमा है। मंगल भी यहां अच्छा प्रभाव देने वाले ग्रह माने गए हैं क्योंकि लग्नेश हैं, परंतु वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल चूंकि षष्ठेश भी होते हैं। मैंने इस पर पूर्व में वीडियो बना करके बताया हुआ है कि मान लीजिए कि मंगल यहां पर लग्नेश हैं और षष्ठेश भी लग्न में बैठे हैं तो निसंदेह ये रोचक राजयोग हो गया। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर षष्ठ भाव का प्रभाव कौन देगा? तो षष्ठेश भी मंगल ही होंगे। पर अच्छी बात क्या है कि ये जो दोनों ग्रह हैं, विशेष करके जिस तरह के प्रश्न उत्पन्न हुए हैं मंगल को लेकर के, अब जरा समझिए, मंगल अगर षष्ठेश हो तो मंगल को षष्ठ में कारकत्व भी मिलता है, ऋण कारक है वो। फलतः लग्न में होकर के जातक को थोड़ी परेशानियां वो देंगे अवश्य अपनी दशा अंतर दशा में। विशेष करके मंगल की जब 7 वर्ष की दशा चलेगी, उसको 2 भाग में बांटेंगे, तो जब वो अपने दूसरे भाव यानी षष्ठ भाव का प्रभाव देंगे तो संघर्ष परेशानी बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी जातक के जीवन काल में मंगल का विशेष श्रेष्ठ शुभ प्रभाव ही मिलेगा, जिसे हम रोचक राजयोग कहते हैं। वैसे ही जो दूसरा प्रश्न था, वृषभ लग्न की कुंडली में छठे भाव के स्वामी शुक्र लग्न में हो, तो अब देखा जाए तो वृषभ लग्न की कुंडली में यदि देखा जाए तो अब शुक्र लग्नगत यहां पर है। लेकिन अब शुक्र के बारे में आप जान लें कि शुक्र षष्ठ में श्रेष्ठ प्रभाव ही देते हैं। जैसे ये द्वादश में अच्छा फल देते हैं, वैसे ही षष्ठ में भी इनका अच्छा प्रभाव ही देखने को मिलता है। तो लग्नगत होकर के भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वही शुक्र की दशा जब 20 साल की चलेगी, उसमें जब षष्ठ का प्रभाव देंगे शुक्र, तो कहीं ना कहीं जातक के स्वास्थ्य में वो परेशानी उत्पन्न करेंगे। अब अलग बात है कि शुक्र का जो रोग होता है वो रज रोग होता है, अर्थात तो सुख से उत्पन्न रोग, तो वो सुख से उत्पन्न रोग भी जातक को देंगे। अगला प्रश्न है दीपाली गायकवाड़ का। इन्होंने पूछा है, तुला लग्न और दशम भाव में मंगल और द्वितीय भाव में चंद्रमा राशि परिवर्तन, क्या यह जातक कुल दीपक होगा? ये प्रश्न हुआ तुला लग्न और दशम भाव में मंगल और द्वितीय भाव में चंद्रमा। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि मंगल और चंद्रमा ने परिवर्तन किया हुआ है और यहां पर अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की राशि में
बैठे हुए हैं। तुला लग्न में वृश्चिक में चंद्रमा हो गए नीच राशि में, यहां कर्क में चंद्रमा हो गए नीच राशि में। देखिए, परिवर्तन हो जाने से नीचत्व चंद्र मंगल का भंग हो जाएगा, मंगल दिग्बली होंगे, लेकिन कुल दीपक का उतना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं होगा। अभी जस्ट इससे पहला जो, या यूं समझ लीजिए जो सबसे पहला सवाल का जवाब था वो भी कुल दीपक से संबंधित था। वहां मंगल द्वादशेष थे, परंतु मंगल पंचमेश थे, उनकी मूल त्रिकोण राशि पंचम में होती है। अब वहां मंगल वक्री होकर के भी कुल दीपक योग बना रहे थे, वो श्रेष्ठ प्रभाव था। यहां पर मंगल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे सकते हैं, परिवर्तन के चलते उनका निचत्व भंग हो जाएगा, दिग्बली हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हम बात तुला लग्न की कर रहे हैं, तुला लग्न में वो सर्वाधिक कारक नहीं है। हाँ, वो यहां पर भी एक केंद्र के स्वामी होते हैं, सप्तम पति बनकर के दशम में बैठे हैं। और यहां अगर समझा जाए तो सप्तम भाव काम त्रिकोण है, काम त्रिकोण का लग्न है, और दसम भाव जो है अर्थ त्रिकोण का लग्न है। तो कामनाओं की जो पूर्ति है वो अर्थ से होती है। सो सप्तम पति का दशम में जाकर के बैठना अर्थ के दृष्टिकोण से जातक के लिए बढ़िया है। अब सवाल ये उठता है कि अर्थ के दृष्टिकोण से भी बढ़िया है, जातक को दिग्बली मंगल का प्रभाव भी है, तो क्या ये कुल दीपक योग नहीं होगा? देखिए, एक बड़ा गंभीर विषय है, समझाना चाहता हूं। असल में हम जिन राजयोगों की चर्चा करते हैं, उदाहरण से लीजिए गजकेसरी योग। कई बार जातक जब प्रश्न पूछता है तो पूछता है मेरी कुंडली में ये भी योग है, ये भी योग है, ये भी योग। असल में एक भी राजयोग यदि जन्म कुंडली में है तो वो राजयोग ही अपने आप में इतना प्रभावशाली है कि जातक को वो हर तरह का सुख प्रदान कर दे, हर तरह का सुख, मतलब उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अब ऐसी स्थिति में भी अगर आप ये देखें तो मंगल इतना श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन इससे सर्वश्रेष्ठ कुल दीपक योग का हम जो सूत्र है वो नहीं कहेंगे कि ये सर्वश्रेष्ठ कुल दीपक योग है। हाँ, मंगल का अपना सर्वश्रेष्ठ जो प्रभाव मिल सकता है वो जातक को मिलेगा। राजकुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है अगर सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव में हो तो क्या जातक का भाग्य विवाह के बाद ठीक होगा? ज्योतिष तो यही कहता है, देखने में भी यही आता है कि सप्तम पति नवम में हो, नवम पति सप्तम में हो, विशेष करके सप्तम पति नवम में हो तो विवाहोपरांत भाग्योदय होते देखा गया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और अगला प्रश्न है आनंद चतुर्वेदी का। इन्होंने पूछा है धनुलग्न में चतुर्थ भाव में शनि, केतु, चंद्र और दसम भाव में मंगल, राहु, तो क्या होगा? धनुलग्न में चतुर्थ भाव में शनि, केतु और चंद्र हैं और दसम भाव में मंगल और राहु है। देखा जाए तो दसम में मंगल राहु की युति ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई पड़ रही है। दसम भाव में इन दो ग्रहों की युति का अगर होना तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कन्या राशि में मंगल और राहु होंगे, और वहीं आप कह रहे हैं कि चतुर्थ भाव में शनि, केतु और चंद्र हैं। देखिए, मंगल और राहु की युति दसम में अंगारक योग अगर बराबर अंश पर है, अंगारक योग भी है, तो ये कोई बहुत बुरा नहीं है। लेकिन ये एक पॉइंट जरूर नोट करिए कि जो शनि, केतु और चंद्रमा की युति चतुर्थ में है, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। यहां पर अगर हम देखें तो धनुलग्न की कुंडली है तो मीन राशि बनेगी चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में ये तीनों ग्रह हैं तो भी चंद्र केतु की युति मानसिक अशांति भयंकर देने वाली, ऊपर से शनि के साथ हो जाने के चलते ये विषयोग भी बनेगा। मंगल की दृष्टि हो जाने के चलते ये कहीं ना कहीं जातक को मानसिक रूप से अशांत, गृह में कलह, माता के सुखों में कमी दिलवाने वाला अवश्य बनेगा। मैं फिर ये जरूर कहना चाहूंगा कि कई बार ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अब मंगल दशम में बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि जातक मानसिक रोगी है तो वो कोई नौकरी नहीं कर सकता, वो व्यापार नहीं कर सकता, वो धन अर्जित नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ ये सूत्र लागू रहेगा कि उसको मानसिक अशांति और परेशानी भी सदैव मिलती रहेगी। परविंदर कुमार जी ने पूछा है तुला लग्न में बुध और चंद्रमा युवावस्था के नवम भाव में, चंद्रमा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के चलित में बुध दसम भाव में जा रहे हैं, सूर्य शुक्र मंगल राहु दसम भाव में बैठे हैं और शनि और बृहस्पति अष्टम भाव में। चंद्रमा के कृष्ण पक्ष के होने से क्या केंद्र त्रिकोण के राजयोग का फल नहीं मिलेगा? और शनि की तीसरी दृष्टि दसम भाव पर करियर के लिए कैसी रहेगी? यहां मैं आपको बड़ा कमाल की एक बात समझाना चाहता हूं। देखिए, कई बार जन्म कुंडली में इन छोटी छोटी चीजों से, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है, एक एक ग्रह अपना पूरी कुंडली पर प्रभाव डालता है और पूरी कुंडली के प्रभाव को परिवर्तित कर देता है। जैसे अब ये सूत्र लीजिए, अब शनिदेव कुंडली के अष्टम में बैठ करके ज्योतिष कहता है कि जातक को जीवन काल में पग पग पर संघर्ष करने के लिए बाध्य कर देते हैं, संघर्ष से उसको मुक्ति नहीं मिलती। अब उसका उदाहरण समझिए, आपने कहा चंद्रमा आपके कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के और बताया कि सूर्य अगले भाव में बैठे हैं, तो ये चंद्रमा बहुत कमजोर हो गए, क्षीण चंद्रमा इनको कहा जाएगा। ये क्षीण चंद्रमा मानसिक अशांति जातक को आजीवन देंगे। लेकिन आपका प्रश्न क्या था? आपका प्रश्न था केंद्र त्रिकोण राजयोग। हां, बिल्कुल बनेगा। ग्रह के
कुंडली में अगर देखा जाए तो नवम में होकर के क्षीण होने के बाद भी चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष में क्षीण भी है तब भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा जरूर। लेकिन अब यही बात है कि चंद्रमा का श्रेष्ठ प्रभाव क्या है, पहले ये जानिए, ये जानना बहुत जरूरी है। चंद्रमा का श्रेष्ठ प्रभाव है क्या? चंद्रमा का सर्वश्रेष्ठ प्रभाव यही है कि जातक मानसिक रूप से संतुलित रहे। और जब भी चंद्रमा पक्षबल से कमजोर होते हैं, जातक का मन बहुत अशांत रहने लगता है, असंतुलित हो जाता है। अब अगर आप ज्योतिष को वेद का नेत्र कहते हैं तो उस अवस्था में आपको समझना होगा कि एक अशांत मन न तो कोई धार्मिक कृत्य कर सकता है, न पूजा पाठ बहुत मनोयोग से कर सकता है। अब जीवन में जब शांति ही न हो तो वो धन कमा भी ले, सुख पा भी ले, और सुख पा भी लेगा तो उसका भोग क्या करेगा, क्योंकि मन ही शांत नहीं है। तो यहां राजयोग है, परंतु मानसिक अशांति लगातार दिखाई पड़ रही है और शनिदेव भी कहीं ना कहीं संघर्ष में ही वृद्धि करेंगे। निशांत रामपाल जी ने पूछा है, मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु षष्ठ भाव में एवं राशि वर्गोत्तमी होकर शुक्र के साथ बैठे हैं, जिस पर भाग्य भाव से वर्गोत्तमी शनि की दृष्टि पड़ रही है। 2025 से गुरु से की दशा प्रारंभ हो रही है, कैसी होगी यह दशा? देखा जाए तो मिथुन लग्न में 2 केंद्रों के स्वामी होकर के गुरु जाकर के वृश्चिक राशि में षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में। शनिदेव जो कि भाग्येश होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्येश का गुरु से यानी भाग्य कारक से केंद्र संबंध होना अच्छा है। शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। शुक्र गुरु की युति भले ही षष्ठ में है, लेकिन यह भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी प्रदायक है। तो गुरु की दशा में गुरु का अंतर छोड़ करके बाकी के ग्रहों का, जैसे गुरु में शनि का अंतर आएगा तो गुरु शनि का संबंध चौथे 10वें का है, तो आने वाला समय जो होगा वो बढ़िया होगा। गुरु की दशा आपके लिए लाभप्रद होगी। विकास आनंद सोनू, इन्होंने पूछा है, तुला लग्न की कुंडली में शुक्र और केतु की युति का षष्ठ भाव में क्या प्रभाव होता है? तुला लग्न की कुंडली में यदि देखा जाए तो शुक्र कुंडली के षष्ठ में यदि होंगे तो किस राशि में होंगे? तो मीन राशि में होंगे। अब मीन राशि में गुरु शुक्र ऊपर से आपने कहा केतु के साथ, तो गुरु शुक्र उच्च राशि में बैठे और केतु के साथ होने के चलते उच्च के ग्रह के साथ, स्वगृही ग्रह के साथ केतु उस ग्रह के बल को 5 गुना अधिक बली कर देगा। जैसे प्रभाव जवाहरलाल नेहरू की कुंडली का उदाहरण लिया जाता है कि गुरु षष्ठ में बैठ करके केतु के साथ उनको प्रबल शत्रुहंता गुरु बना रहे हैं, वैसे ही शुक्र का केतु के साथ होकर के ये जातक को प्रबल, देखा जाए तो सुख प्रदायक ग्रह तो बन ही जाएगा, सुख देने वाला बनेगा। लेकिन यहां एक बात सदैव ध्यान में आपको रखना होगा, बात यदि देवगुरु बृहस्पति की आएगी और बात यदि शुक्र की आएगी तो उसमें जरा अंतर है, क्योंकि केतु के साथ होने में एक शर्त यह भी है ना कि राहु 12वें भाव में होगा। अब राहु 12वें भाव में होगा तो वो कारागार योग का निर्माण करेगा। गुरु षष्ठ में बैठकर के 12वें भाव को देख रहे हैं तो जातक संभव है कि अच्छे कार्यों के लिए, सदकार्यों के लिए, या कहीं ना कहीं जैसे कई बार जवाहरलाल नेहरू को भी हो सकता है जेल जाने की स्थिति बनी हो तो वो राजनीतिक कार्यों के चलते, लेकिन यहां शुक्र के साथ संबंध होने के चलते ये शुक्र सब तरह का सुख देने वाले बनेंगे, अत्यंत बली हो जाएंगे। लेकिन संभव है कि चारित्रिक कमजोरी के कारण जेल यात्रा की संभावना बन सकती है, तो ये बहुत सचेत और सावधान रहने वाली बात है। यह है चेतन मोरावाला, इन्होंने पूछा है, वृश्चिक लग्न और लग्न में ही मंगल सूर्य और 7वें भाव में गुरु वक्री हो तो क्या ये उन्माद योग है? देखा जाए तो गुरु लग्न में ही मंगल और सूर्य बैठे हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ये उन्माद है, लेकिन ये पागलपन वाला उन्माद नहीं है, ये बुद्धिमत्ता वाला उन्माद है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सूर्य लग्न में होकर के जहां तक को अहंकारी तो थोड़ा बना ही देते हैं। मंगल लग्नगत है सूर्य के साथ, ये पराक्रम योग बन गया और गुरु की दृष्टि पड़ गई दोनों पर, शिक्षक योग भी बन गया, पारिजात योग भी बन गया। उस अवस्था में जातक बुद्धिमान तो हो ही जाएगा। तो ये जो उन्माद है उसके ज्ञान का उन्माद होगा। ये पागलपन उस तरह का नहीं कह सकते कि नहीं तो पागल हो गया व्यक्ति, ये उन्माद वैसा है कि हम अपने सामने किसी को समझेंगे ही नहीं, ये वो वाला उन्माद है जरूर। जतिन है, इन्होंने पूछा है, लग्नेश या षष्ठेश दोनों मंगल हैं, ठीक है, और जाकर सिंह राशि में 10वें भाव में बैठे हैं, तो क्या लग्नेश होने पर भी षष्ठेश होने के नियम लागू होंगे मंगल पर? इस सवाल का अभी ऊपर मैंने जवाब दे दिया है। यहाँ लग्नेश को षष्ठेश का दोष नहीं लगता। मंगल जाकर के 10वें में बैठे हैं, दिग्बली हैं। यहाँ देखा जाए तो षष्ठेश होकर के 10वें में बैठ करके जातक को पुरुषार्थ से और आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। ये बात आप जो मुझसे पूछ रहे हैं ये कहीं ना कहीं वृश्चिक लग्न की कुंडली की पूछ रहे हैं। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल षष्ठेश होकर के 10वें में जाकर के उनकी मूल त्रिकोण राशि षष्ठम में बनी, यानी कहीं ना कहीं ये कह रहा है जातक को आजीवन पुरुषार्थ करने के लिए, विशेष करके कैसा पुरुषार्थ, तो इसको प्रतियोगिता कहते हैं। खुद से प्रतियोगिता, किसी से जलन की भावना नहीं, प्रतियोगिता। हर दिन कुछ जोखिम लेना है, रिस्क लेना है, संघर्ष करना है, और इसी संघर्ष से आपका विकास होगा। गरिमा सिंह है, इन्होंने पूछा है, मेरी तुला लग्न की कुंडली है और लग्न में गुरु हैं, मेरी दूसरे भाव में राहु हैं और पंचम में बुध मंगल और शनि की युति है,
छठे भाव में सूर्य हैं, सातवें भाव में शुक्र हैं, तो क्या राहु मेरे लिए बुरा प्रभाव डालेंगे? मेरी कुंडली में राहु विशाखा नक्षत्र के हैं 0 अंश पर। मेरी तुला लग्न की कुंडली है और लग्न में गुरु है। सबसे पहले तो गुरु आपके लिए बुरा प्रभाव डालेंगे। यहाँ गुरु लग्न में दिग्बली है, लेकिन तुला लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रह हैं, लग्नगत है, दूसरे भाव में राहु बैठे हैं। वैसे तो मैंने कहा कि दूसरे भाव की राहु वाली स्त्रियों को सदैव विदेश चले जाना चाहिए। यहां बैठे राहु थोड़ी वाणी कड़वी कर देते हैं, और उस कड़वी वाणी के कारण, क्योंकि आपने और भी एक पॉइंट लिखा है कि दूसरे भाव में राहु और पंचम में बुध, मंगल और शनि की युति है, तो शनि की सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही होगी। अब मंगल, राहु और बुध, ये 3 ग्रह आपकी कुंडली के पंचम में बैठे हैं। पंचम में बुध मंगल की युति, राहु की युति, शनि की युति और इनकी दृष्टि, तो यहां पर इन तीनों ग्रहों की दृष्टि शनि के साथ एकत्र मानी जाएगी कुंडली के द्वितीय भाव पर, तो ये वाणी में थोड़ी कड़वाहट उत्पन्न करेगा। आपने आगे लिखा है छठे भाव में सूर्य, ये अच्छा है, शत्रुहंता योग बनाएंगे, लेकिन सातवें में शुक्र जो है, यहां पर अगर देखा जाए तो सातवें में शुक्र पुरुष की कुंडली के लिए ज्यादा खराब माने जाते हैं, स्त्री की कुंडली के लिए खराब तो नहीं है, लेकिन दाम्पत्य कारक तो है ही, दाम्पत्य कारक बनकर के शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाएंगे। हालांकि वो गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट है, गुरु शुक्र का संबंध लक्ष्मी योग है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी लाएगा। तो आपने जो पूछा है गुरु बुरा प्रभाव डालेंगे, तो हाँ, उनका बुरा प्रभाव तो होगा ही, वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होगी। कई बार अच्छा बोलने के बावजूद कहें आप जैसा भी बोलें, सामने वाले को उसका संदेश बुरा ही जाएगा, या उसको बुरा ही लगेगा, चुभेगा ही आपकी बात। बाकी ममता देव जी हैं, इन्होंने पूछा है तुला लग्न की कुंडली में सूर्य और राहु और शुक्र 10वें भाव में, बुध मंगल 9वें भाव में, गुरु शनि 8वें भाव में और तृतीय भाव में चंद्रमा, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? तुला लग्न की कुंडली में सूर्य और राहु और शुक्र 10वें भाव में है, ठीक है, बुध मंगल 9वें भाव में है, गुरु शनि 8वें भाव में, बुध मंगल 9वें भाव में, गुरु शनि 8वें भाव में, तृतीय भाव में चंद्रमा। देखा जाए तो कोई रत्न नहीं आपकी कुंडली में। जैसे देखा जाए तो सबसे पहले इस लग्न का रत्न बनता कौन कौन सा है, तो तुला लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योगकारक रत्न बनता है शनिदेव का रत्न। शनिदेव आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो 8वें भाव में गुरु के साथ बैठे हैं। कुछ ऋषियों का, ज्योतिष के मर्मज्ञों का मत है कि अष्टम के, मैंने इस पर कई बार चर्चाएं कर रखी हैं, अपनी बात मैंने रखी हुई है, कि उनका कहना है कि अष्टम में यदि शनि हो तो जातक को नीलम धारण कराना चाहिए। शनि यहाँ पर उदासीन होते हैं, नीलम धारण करने से जातक को फायदा होता है। आप चाहें तो आजमा सकते हैं, कुछ लोगों के ही तर्क हैं, सबके नहीं हैं, क्योंकि सबके तर्क ज्यादातर इस मामले में है कि अष्टम का शनि बहुत संघर्ष देता है, और यही देखने में ज्यादातर आता है। अब बारी आती है कि शनि का रत्न तो वो बना नहीं, शुक्र जाकर के दशम में बैठे हैं, दिग्बल से सर्वथा विहीन, इनके रत्न के पक्ष में मैं जाऊंगा नहीं। अब बचे कौन? तो बुध। एक बुध के रत्न की चर्चा हो सकती है। अब आप चाहें तो बुध के रत्न पर एक बार विचार करके देख लीजिए, वो भी द्वादशपति बनते हैं, लेकिन ठीक है 9वें भाव में बैठे हैं, तो मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अब यहां भी अगर देखा जाए तो मैं बहुत सोच समझ करके ही रत्न धारण करने की सलाह दूंगा। वैसे आपको और कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आपकी बहुत मनसा होती है तो बुध के रत्न पर एक बार विचार करिए, लेकिन देखना होगा कि नवमांश में बुध नीच के न हो। काकाली मुखर्जी, इन्होंने पूछा है मेष लग्न में शनि राहु द्वितीय भाव में है, गुरु चतुर्थ भाव में वक्री और मंगल केतु अष्टम भाव में। मेरा प्रश्न है, क्या वक्री गुरु उच्चस्थ होकर नीच का फल देंगे? शुक्र 9वें घर में, बुध 10वें, सूर्य 11वें घर में। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? मेष लग्न में शनि राहु द्वितीय भाव में, गुरु चतुर्थ भाव में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि निसंदेह उच्च राशि में बैठकर के गुरु नीच के समान फल देने वाले बन जाते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन आपकी कुंडली कालपुरुष की कुंडली, यहां पर गुरु को भाव का भी बल मिल रहा है, क्योंकि यह भाव गुरु का उच्च भाव है। फलतः यहां वक्र होने के चलते नीच के समान फल देने वाली बात तो मान्य है, लेकिन फिर भी बात चूंकि मेष लग्न की कुंडली की है, जहां गुरु सर्वाधिक योगकारक ग्रह बनेंगे, सो यहां नीच का कोई प्रश्न फल वाली बात नहीं है। बाकी आपने लिखा है कि शुक्र 9वें घर में, बुध 10वें, सूर्य 11वें, तो बाकी तो सभी ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मुझे कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि सारे ग्रहों की जो आप चर्चा की है, इसमें केवल शनिदेव की चर्चा आपने नहीं की है। बुध तो ठीक है आपके, क्योंकि बुध इस कुंडली के सर्वाधिक अकारक ग्रह बनते हैं, वो दशम में बैठे हैं, दशम में बुध कारक होते हैं, तो शनिदेव की चर्चा आपने नहीं की है। बाकी जो ये 3 ग्रहों की चर्चा की है तो ठीक है। सूर्य कुंडली के लाभ में हो तो कई बार थोड़ा पेट में जलन इत्यादि की शिकायत होती है, बाकी वैसा कोई रोग नहीं दिखा रहा। प्रदीप जी हैं, इन्होंने पूछा है, यदि तुला लग्न के पंचमेश शनि 3रे भाव में सूर्य बुध के साथ अस्त हैं और साथ ही शनि 1 डिग्री या कम हो, तो क्या उसे संतान सुख मिल पाएगा? तुला लग्न के पंचमेश शनि 3रे भाव में सूर्य बुध के साथ अस्त हैं और साथ ही शनि 1 डिग्री या कम हो, तो क्या उसे, देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, किसी भी चीज को प्राप्त करने में 3 चीजें लागू होती हैं, भाव, भावपति, भावकारक। यहां पर आपने भावपति की स्थिति तो बता दी कि वो 1 डिग्री पर है, कमजोर है, सॉरी भावपति तो शुक्र है ना, आपने उच्च के कहा है, नहीं
तुला लग्न के पंचमेश, अच्छा तुला लग्न की कुंडली है, तो तुला लग्न की कुंडली में शनि पंचमेश है, ठीक है। यहां पर एक आपने भावपति की चर्चा की है, भावकारक अभी देव गुरु बृहस्पति की बारी बाकी है। शनिदेव की दृष्टि पड़ जरूर रही, लेकिन आपने बताया कि शनिदेव की डिग्री बहुत कमजोर है, तो भावपति की स्थिति तो कमजोर हुई। भावपति की स्थिति कमजोर होने से भी संतान बाधक या संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी, लेकिन यह अंतिम प्रेडिक्शन नहीं है। अंतिम प्रेडिक्शन तब सिद्ध होगा जब देवगुरु की स्थिति को देख लिया जाए, और अगर इसके बाद भी, अब मान लिया जाए देवगुरु में बल दिखाई पड़ रहा है, उदाहरण से समझिए, मान लिया जाए मैंने कहा शनि एक ही डिग्री पर है लेकिन बहुत कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं आपके कहे अनुसार, अगर हमने षडबल देखा, अगर षडबल में शनि को बल प्राप्त हो रहा है, अथवा मान लिया जाए देवगुरु बृहस्पति कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं, एकादश में बैठे देवगुरु की दृष्टि पंचम पर भी पड़ रही है, तृतीय भावस्थ शनि पर भी पड़ रही है, और सप्तम यानी कि गर्भ धारण करने वाली, आप प्रदीप हैं तो मैंने पुरुष के लिए मैं तर्क दे रहा हूं कि स्त्री के ऊपर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गर्भ धारण की क्षमता में वृद्धि करा रहे हैं। अगर अब इन तीनों पर गुरु की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं ये बात यहां लागू हो जाएगी कि नहीं, एकदम से ऐसा नहीं होगा कि नहीं संतान सुख मिलेगा ही नहीं, संतान सुख में दिक्कत हो सकती है, नहीं मिलेगा। और इसके बाद भी अगर गुरु के पास बल मिल रहा है तो सप्तमान से एक बार जाकर के चेक करना चाहिए, वहां पर कहीं बल की स्थिति बन रही हो और पति पत्नी की कुंडली में कोई दोष न हो रहा हो, नाड़ी दोष इत्यादि न हो, तो एक बार को विचार संतान का भी किया जा सकता है। बाकी हां, दिक्कत थोड़ी आएगी, नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जाएगा। पीयूष प्रिया ने पूछा है, अगर कुंभ लग्न की कुंडली में पंचम का मालिक बुध बनता और ये अर्थ त्रिकोण के दूसरे भाव में नीच का हो जाएगा, फिर कैसा राजयोग, कृपया समझाइए। ये एक प्रश्न था जो मुझे दिखा था, उस समय किसी ने प्रश्न उठाया था। इस राजयोग में आपको क्या तकलीफ दिखाई पड़ रही है? पंचम पति बने बुध जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं नीच राशि में, मैंने मान लिया, तो इसमें क्या आपको राजयोग में क्या कमी दिखाई पड़ रही है? क्या आपके पास को पता है कि आपने जो पूछा है, आपने पूछा है राजयोग, आपने ये नहीं पूछा है कि जातक धार्मिक कैसे हो जाएगा, आपने पूछा है राजयोग में क्या कमी है। हाँ, तो क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, राजयोग है। नीच के ग्रह से राजयोग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उच्च का ग्रह बली होता है वैसे नीच का ग्रह, ये सूत्र रोज तो समझाता हूं, ये भी भाषण कला योग ही है, ये भी भाषण कला योग ही है। बुध अगर कुंडली में उच्च के होते तो संभवतः जातक जो भाषण देता वो बड़ा धार्मिक होता। अब यहां ये न के न प्रकारेण, अंतर इतना ही है, राजा बनने में, राजयोग में जन्म कुंडली के नीच के ग्रह का कोई रोल नहीं। मैं तो बताया हुआ सूत्र के अगर कुंडली में 3-4 ग्रह उच्च के हो जाए तो जातक राजा बन सकता है, तो 3-4 ग्रह नीच के हो जाए तो जातक राजा बन सकता है, तो यहां पर है कोई समस्या नहीं। और शशिकांत लोकासी शशिकांत, आपने पूछा है मंगल बुध की युति में बुध वक्री है वृश्चिक राशि में नवम स्थान में, क्या फल मिलेगा? मंगल बुध की युति में बुध वक्री है वृश्चिक राशि में। अब जरा गौर करिए कि बुध वृश्चिक राशि में नवम भाव में आप यदि कह रहे हैं तो ये कुंडली में अगर देखा जाए तो यहां पर सीधी सी बात है कि बुध की जो स्थिति है, मंगल की जो स्थिति है ज्यादा बली बनेगी, क्योंकि मंगल स्वगृही है। अब मंगल जबकि कुंडली में स्वगृही दिखाई पड़ रहे हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं रह जाएगा कि बुध के पास बल कम माना जाएगा, और जब बुध के पास बल कम माना जाएगा तो मंगल के प्रभाव से वो प्रभावित होगा। सो ये कहीं ना कहीं आपको बेहद खतरनाक बनाएगा। अब ये जरूर देखना होगा कि बुध का बल कितना है। मैंने एक साधारण सा अर्थ तर्क निकाला है, क्योंकि मेरे पास अभी ये नहीं पता कि अंश दोनों में किसका ज्यादा है। मैंने सूत्र जो समझाया था उसमें बताया था कि देखिए कि अंश किसका ज्यादा। मैंने भाव के बल से भी बल तय किया है कि वृश्चिक में मंगल है तो उनका बल ज्यादा मुझे दिखाई पड़ा। अब संभव है कि बुध के अंश बल ज्यादा हो रहे हो, तब भी यहां बली तो आ रहा है मंगल ही, क्योंकि उसको उसका घर मिला हुआ है। अब एक बार षडबल में भी जाकर के देख लेना चाहिए कि किसका बल ज्यादा आ रहा है। अगर इसमें बुध का बल ज्यादा है तब तो मंगल को प्रभावित करेगा, तो ये ज्यादा ठीक है, व्यक्ति धार्मिक बुद्धिमान होगा। लेकिन अगर कहीं मंगल का प्रभाव ज्यादा हुआ तो बुध को नियंत्रित करेगा, और बुध को नियंत्रित करेगा तो आपको खतरनाक बनाएगा। प्रिय दर्शकों, आज इतनी ही जिज्ञासाओं को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं आपकी जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी, और जिनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई बल्कि उनके मन में कुछ शिकायतें आ गई कि मेरा प्रश्न छोड़ दिया गया। कुछ एकाध प्रश्न तो मैंने खुद ही आज छोड़े हैं, जिनको छांट रहा था, मैं देख रहा था। उन प्रश्नों में कोई मतलब नहीं था, सवाल लिख दिया और बस। तो जानना क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं पूरी कुंडली तो पढ़ नहीं रहा हूं, आपके प्रश्न को पढ़ रहा हूं, तो आपको अपना मंतव्य लिखना होगा कि क्या जानना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ प्रश्नों को मुझे छोड़ना पड़ा। बाकी जिन लोगों के प्रश्न अभी हैं ये
आपकी संतुष्टि तो हो गई होगी, मैं जानता हूं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।